तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया हो गए, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर लगभग 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया अभी तक भी। अभी भी ये पूरे ज़ोर और शोर से चल रहा है। यहाँ तक कि दोनों देशों के हथियार भी ख़त्म हो रहे हैं। तो दोनों देश यहाँ पर दूसरे देशों से हथियार खरीद रहे हैं और यहाँ पर यूक्रेन की तो मदद सभी कर रहे हैं। तो रशिया यहाँ पर दूसरे जैसे कि उत्तर कोरिया, ईरान, यहाँ से हथियार खरीद रहा है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि किसी तरह से ये वॉर रुक जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ये वॉर अभी तक रुका हुआ नहीं है। रशिया ये चाहता है कि जितने एरिया पे उसने कब्जा कर लिया है वो उसके हो जाए, जबकि जो यूक्रेन चाहता है कि जो जितने भी कब्जे किए हुए एरिया है वो वापस से यूक्रेन को मिल जाए। तो यहाँ पर दोनों देशों की दाल गल नहीं रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो पीस होना है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी दोनों देश एक दूसरे के साथ वॉर में इंगेज है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआत तो रशिया ने की थी यूक्रेन के ऊपर हमला करके। तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए और इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए कि इतने तो ईरान के ऊपर भी नहीं है जितने यहाँ पर अब रशिया के ऊपर हो गए हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा पूरा हिल गया है, क्योंकि रशिया को यहाँ से स्विफ्ट का जो पेमेंट सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है उससे यहाँ पर निकाल दिया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उससे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। लेकिन यहाँ पर रशिया को कई सारे देशों को यहाँ पर अपनी तरफ करना भी है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए रशिया ने अपने देश में इस्लामिक बैंकिंग को लॉन्च कर दिया है, और वो भी रशिया के 4 मुस्लिम बहुल एरिया में, जैसे कि ततारस्तान हो गया, बरकोशकोस्तान हो गया, दागिस्तान हो गया और चेचन्या हो गया। तो यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा पूरा 4 एरिया आते हैं ये। और ये जो एरिया है वो जॉर्जिया और अजरबैजान से लगते हैं, कॉकेशस माउंटेन के रीजन है ये। तो 4 राज्य है वहाँ पर, उनको ये ओब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो 4 ओब्लास्ट है उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस एरिया में इस्लामिक बैंकिंग को शुरू किया गया है। और रशिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन है, यानी कि लगभग मोटा मोटा मान लीजिएगा 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। और इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही अब जो रशिया है उसने यहाँ पर जो इस्लामिक देश है उनका सपोर्ट हासिल करने के मकसद से भी इसको शुरू किया है, ताकि यहाँ पर जो इस्लामिक बैंकिंग है उससे जो इस्लामिक देश है वो यहाँ पर आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पाए और यहाँ से रशिया को फ़ायदा हो। लेकिन ये जो इस्लामिक बैंकिंग है वो क्या होती है और ये जो कन्वेंशनल बैंकिंग है जिसमें इंटरेस्ट वगैरह, लोन वगैरह ये सब दिए जाते हैं, उससे ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। और आज ये भी बात करेंगे क्या यहाँ पर जो भारत है उसमें भी इस्लामिक बैंकिंग पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो क्या है और ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से यहाँ पर ये भारत है उसमें ये पाई नहीं जाती है। क्या ये भारत में हो सकती है या नहीं, चलिए बात करते हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इस्लामिक बैंकिंग है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उससे पूरी तरह से डिफरेंट होती है। जहाँ पर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए वहाँ पर किसी बंदे ने 1,000 रुपये जो है डिपॉजिट किए। अब किसी बंदे को वहाँ पर 1,000 रुपये का लोन चाहिए, तो वो जो डिपॉजिट हुए पैसे हैं 1,000 रुपये वो उसको दे देगा और बदले में यहाँ पर उससे 10% के हिसाब से ब्याज ले लेगा। और जबकि जो जिसने डिपॉजिट किया उसको यहाँ पर 4% दे देगा। तो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का 4% का या 6% का जो भी, वो यहाँ पर बैंक का फ़ायदा होता है। जबकि जो इस्लामिक बैंक है वो शरीयत लॉ के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर हराम माना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की डिपॉजिट पर या फिर जो लोन है उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट में काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है और इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट और इंटरेस्ट फ्री एफडी वगैरह भी की जाती है। और इस्लामिक बैंकिंग है उसमें कर्ज पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट लिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो मामला चलता है वो पार्टनरशिप का चलता है कि मान लीजिए किसी बंदे को यहाँ पर इस्लामिक बैंक से कर्ज लेना है और उसको यहाँ पर ब्याज तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी देनी पड़ेगी ना जिससे कि बैंक को फ़ायदा हो, ताकि यहाँ पर जो अपने रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जो प्रॉफिट है उसको निकाल पाए। तो यहाँ पर जो बैंक है वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है और वो ये होता है कि उसके किसी भी जो भी वो बिज़नेस करना चाहता है उसमें वहाँ पर वो डेट के रूप में, डेट तो देता है वो लेकिन वो डेट नहीं होता बल्कि वो इक्विटी ले लेता है वो। यानी कि आप समझ लीजिए वो शार्क टैंक है कि मान लीजिए कि आप वहाँ पर इस्लामिक बैंक में गए और आपको लोन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप इक्विटी दे के पैसा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मामला है, जो भी बिज़नेस होगा वो यहाँ पर हलाल होना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पर कुछ भी इक्विटी वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी जिससे कि जो आम लोग हैं उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो। जैसे कि अगर किसी को यहाँ पर शराब बेचने का काम करना है और उसको लोन चाहिए तो इस्लामिक बैंक नहीं देंगे, और इसी तरह से तंबाकू बेचना है उसको लोन चाहिए नहीं देंगे, और जो भी यहाँ पर नुकसान देने वाली चीज़ है उसका कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इस्लामिक बैंक है वो बिल्कुल भी लोन नहीं देगी।
तो यहाँ पर अगर आप इस्लामिक बैंक में गए तो आपको यहाँ पर बदले में इक्विटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 1 करोड़ रुपए और आपको यहाँ पर चाहिए 10 लाख की पूंजी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 10% की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो 10% की जो हिस्सेदारी है वो बैंक ले लेगी कि जितने भी यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा उसका जो 10% होगा वो बैंक के पास जाएगा। मान लीजिए आपकी जो वैल्यूएशन है उसकी 1 करोड़ की है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रेवेन्यू आया 50 लाख का आया, उस पर प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो उसका जो 10% होगा 10 लाख का वो होगा 1 लाख। तो यहाँ पर जो बैंक है वो 1 लाख रुपए अपना जो प्रॉफिट का है वो रख लेगा। तो उस चीज़ से यहाँ पर जो इस्लामिक बैंक है काम करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा इस्लामिक बैंक में ही पाया जाता है, किसी भी तरह की किसी भी बैंकिंग में ये पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो रिस्क टेकर है बैंक वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि इस साल अगर फ़ायदा हुआ तो अगले साल भी फ़ायदा हो, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कोविड आने से डूब गई थी, क्योंकि उनका कारोबार ही बंद हो गया था पूरा का पूरा। ख़ास करके जो फूड आइटम्स बेचने वाले हैं, रेडी पटने वाले हैं, वो सब के सब बंद हो गए थे। तो यहाँ पर जो मामला चलता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे चलता है। इसमें जो बैंक है वो काफ़ी पैसा कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है कन्वेंशनल बैंकिंग में एफडी वगैरह करा देते हैं, तो इसमें जो इस्लामिक बैंक है उसमें एफडी कराने का क्या हिसाब है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो काम करता है वो सुकुक काम करता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर अपने पैसा लगाना है इस्लामिक बैंकिंग में, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपना जो चीज़ है वो सुकुक में करनी पड़ेगी। कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख है और आप नहीं चाहते कन्वेंशनल बैंकिंग में लगाना, आप चाहते हैं इस्लामिक बैंकिंग में लगाना, तो आप 10 लाख रुपए का सुकुक खरीद लो और जो 10 लाख रुपए बैंक के पास जाएंगे आपके, तो 10 लाख रुपए का जो बैंक है वो यहाँ पर कोई टेंजिबल सामान खरीदेगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू सके। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई जो है कमोडिटी हो सकती है, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है। तो वो सब जो है ना बैंक खरीद लेगी, और जो उसको बेचने के बाद जो भी मुनाफा होगा वो उस सुकूक के ज़रिए उसको पास पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए दे दिए बैंक को और 10 लाख रुपए की जो है ज़मीन खरीद ली बैंक ने, और उसने 12 लाख रुपए की बेच दी, तो उसमें से आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जो भी चार्जेस वगैरह है, जो ट्रांजैक्शनल फ़ीस है, वो यहाँ पर आपको बैंक को देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ चलती है यहाँ पर एफडी के रूप में। लेकिन सवाल ये आता है कि हम बैंक से होम लोन वगैरह भी ले लेते हैं, तो होम लोन का यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप यहाँ पर अपना घर खरीदना चाहते हो तो डोंट वरी, आप यहाँ पर इस्लामिक बैंक में जा सकते हो। और आपको यहाँ पर अगर कोई घर पसंद आया कि मान लीजिए उसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको जो है 50 लाख रुपए का जो घर होगा वो बैंक अपने नाम पर खरीदेगा, ना कि अब आपके नाम पर। और आपको जो मिलेगा वो लीज पेपर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपने जो घर पसंद किया है वो बैंक खरीद लेगा आपके बिहाफ पर, लेकिन बैंक के नाम रहेगा वो। तो यहाँ पर बैंक के नाम हो गया वो 50 लाख का घर, और बैंक आपको देगा वो लीज पर घर, कि लीज की जो अमाउंट होगी वो पर ईयर इतने इतने आपको पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो 50 लाख का घर है और यहाँ पर 5 साल की लीज पर दे दिया आपको बैंक ने, तो यहाँ पर जो तय की गई राशि होगी, मान लीजिए कि 6 लाख 1 साल का है, तो यहाँ पर जो 5 साल तक की जो रेंटल फीस होगी, जो लीज़ की जो अमाउंट होगी वो 30 लाख हो जाएगी, और घर की कीमत थी 50 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर पैसा बढ़ाकर आपको बेचेगा वापस से। मान लीजिए कि 50 लाख का तो घर है और आपने 5 साल में 30 लाख रुपए रेंटल फीस के दे दिए, तो बैंक यहाँ पर आपके 30 लाख रुपए घटा देगा और उसकी कीमत घर की बढ़ा देगा। मान लीजिए 50 लाख से 60 लाख कर दिए, तो यहाँ पर आपको 30 लाख रुपए ख़त्म होने के बाद देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कितने चुकाए, 60 लाख रुपए, और यहाँ पर बैंक को फ़ायदा हुआ 10 लाख का। लेकिन यहाँ पर आपको होम लोन की तरह यहाँ पर घर आपको मिल गया, और आपको यहाँ पर पैसे भी एक साथ नहीं देने पड़े, थोड़े थोड़े करके देने पड़े हर साल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट है उसमें आपको यहाँ पर पैसे ज़्यादा देने पड़े। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो आखिर में एक स्मूथ चाहते हैं या फिर पूरी कमाई का चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई से बैंक ऐसे भी होते हैं इस्लामिक बैंक जो पूरी जो रेंटल अमाउंट है उसी पर चलते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर 50 लाख का घर है और यहाँ पर आपको एक मुश्त कुछ भी नहीं देना है, तो बैंक अपने नाम पर वो घर ले लेगी, और वो जो घर की कीमत 50 लाख बैंक ने दी है, लेकिन अब वो 60 लाख रुपए उसकी कीमत लगाएगी, और आपको यहाँ पर हर साल के बेसिस पर मान लीजिए 6 लाख रुपए देने हैं, तो यहाँ पर जो टोटल जो पेड अप अमाउंट हो जाएगी वो 10 साल में पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वजह से बैंक का भी फ़ायदा और आपको भी यहाँ पर घर मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो इस्लामिक बैंक हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के स्ट्रक्चर पर चलती है, ना कि वो इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर पर जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक चलती है।
और यही सारा जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे लोन में भी चलता है। जैसे कि मान लीजिए कार लोन लेना चाहते हैं आप, तो जो बैंक है वो आपके बिहाफ से अपने नाम पर कार ले लेगा, और जो भी कॉस्ट होगी कार की, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए कार की कॉस्ट है, तो अपना जो प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बढ़ाकर वो यहाँ पर आपको जोड़ देगा, और आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी कि मान लीजिए 1 साल का यहाँ पर आपको 2,60,000 रुपये देने हैं। तो इस तरह से यहाँ जो 5 साल में पूरी कार की जो कीमत है वो पेड अप हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो बैंकिंग है वो काम करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो इस्लामिक बैंक है क्या वो भारत में भी शुरू की जा सकती है? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंकिंग की जो एक्टिविटी होगी, जो भी बैंक यहाँ पर काम करेगा वो इंटरेस्ट के बेस पर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम है, तो यहाँ पर जो रघुराम राजन है उन्होंने भी यहाँ पर सुझाव दिया था कि अभी 1-2 बैंक ऐसी खोल लेनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट का कोई मामला ना हो और इस्लामिक रेगुलेशन के हिसाब से वो चलाई जा सके। तो यहाँ पर जो मामला है वो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसमें यहाँ पर कुछ संशोधन कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो इस्लामिक बैंकिंग है उसको भी यहाँ पर शुरू कर दिया जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, किस तरह से यहाँ पर ये काम करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।